नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, जो है क्लास 6 की, और इसमें हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं, किसी भी परीक्षा की आप यदि तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्वयं स्कूल में हैं, तो सबसे पहले आपको ये बुक पढ़ना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि यदि कहीं आपकी 6 की पढ़ें या फिर हम 9th 10th 11th 12th के पढ़ें, तो जो बेसिक नॉलेज है वो यहीं से है, और इनकी जो विस्तृत चर्चा है वो आगे की कक्षाओं में होती है। इसलिए जब तक हमें बेसिक या मूल बातें पता नहीं होंगी, तब तक हम आगे यदि पढ़ते भी रहे तो शायद वो सार्थक नहीं होता है। इसलिए हमें बुक या जो विद्यालय में जो चल रही पुस्तकें हैं वहाँ से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आप इस चैप्टर में सबसे पहले हिस्ट्री की बात हो रही है, और हिस्ट्री में हम देख रहे हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी इन प्रश्नों के आंसर जहाँ आ जाते हैं वहीं इतिहास हो जाता है। इतिहासकार जो होते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से इतिहास का पता करते हैं। क्या करते हैं? वैज्ञानिक तरीके से। कैसे करते हैं? जैसे किसी चीज़ का क्या, कब, कहाँ और कैसे, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना एक साइंटिफिक तरीका है, काम है। इतिहासकार करते हैं ये काम। अब देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सबसे पहली बात, जानने से पहले कि जो अतीत है उसको जानने के लिए हम, जैसे कल की घटनाएं हैं, बीते कल की घटना, तो आज के समय में तो हम जैसे न्यूज़पेपर हमने पढ़ लिया है ना, और जैसे हमने टीवी देख लिया, रेडियो सुन लिया, या फिर फेसबुक ट्विटर वगैरह के माध्यम से, जो आजकल वो भी मेटा हो गया है, इनके माध्यम से आजकल हम न्यूज़ इकट्ठा कर लेते हैं, इतिहास को जान लेते हैं। पर जो प्राचीन समय था, उस इतिहास को जानने के लिए हम कैसे और क्या करें। देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, और हमें क्या जानना है उसके बारे में। तो देखिए, जैसे कि वो लोग क्या खाते थे ये जाने हम, कैसे कपड़े पहनते थे, जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या करते थे, किस तरीके उनके घर हुआ करते थे, हम आखेटों जैसे वो शिकार क्या करते थे, वहाँ उस समय के व्यवसाय क्या थे, शासक कैसे थे, कृषि व्यवस्था कैसी थी, पुरोहित कैसे थे, शिल्पकार जो थे, कलाकार, संगीतकार आदि आदि किस तरीके के हुआ करते थे, इसके बारे में हम इतिहास से जान सकते हैं। लोग रहते कहाँ थे, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। अब एक बार मानचित्र आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये मानचित्र है, इसमें हमें नर्मदा का पता लगाना है। ये है नर्मदा नदी। वैसे मानचित्र में से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताऊँ, ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे। संग्राहक का अर्थ है यहाँ जो इकट्ठा करते थे चीज़ों को, वो क्या होते हैं? संग्राहक होते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए फलों, जड़ों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट किया करते थे। मतलब यूँ कहें कि शिकार प्राचीन काल से चली आ रही क्या है, एक प्रक्रिया है, जो कब से चली आ रही है? प्राचीन काल से। समझ गए बात? अब इसी मानचित्र में हम यूँ देखें, इस मानचित्र में यदि ढूंढने की बात की जाए तो हमने नर्मदा नदी ढूंढ ली। जैसे हिमालय है, ये हिमालय रहा, ये पहाड़ी क्षेत्र है। सतलुज नदी है तो ये सतलुज नदी रही। ये उस समय का सबसे अधिक जनजाति या लोगों के रहने का, निवास स्थान का क्षेत्र रहा है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास हमने किया है अभी। और देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं जो अभी नदियां हमने बताई, उन नदियों के किनारे नगर फले फूले
और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे, देखिए जो गंगा और इसकी सहायक नदियां हैं उनके किनारे 2500 वर्ष पूर्व लोगों का आविर्भाव हुआ है और नगरों का विकास हुआ है, जबकि कुछ प्रारंभिक नगर जो थे वो इन नदियों के किनारे, सतलुज वगैरह नदी जो हैं इनके किनारे 4700 ईसा पूर्व ही हो गए हैं, ईसा पूर्व ही स्थापित हो गए थे। अब देखिए आगे कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है और इसे ही आज बिहार कहा जाता है। बिहार के नाम से तो काफ़ी परिचित होंगे हम। यहाँ के बहुत शक्तिशाली शासक रहे, इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, पर यूँ कहें कि विशाल साम्राज्य की यदि शुरुआत हुई तो आपके वो मगध से हुई है। कहाँ से हुई है? मगध से। इसके बाद अन्य भी, वैसे तो जनपद काल में 16 जनपद हैं, पर अपने को बात यहाँ ये करनी है कि इस समय क्या हुआ। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। यात्रा क्यों करते थे लोग? देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं, यात्रा की जाती थी कि कुछ लोग होते थे वो क्या नए और रोचक स्थानों को खोजने का मतलब उन्हें उत्सुकता रहती थी। नए स्थानों को खोजने की उनमें क्या होती थी? उत्सुकता। वैसे तो इन्हें यायावर कहा जाता है। क्या? यायावर। ये नए नए स्थानों की खोज किया करते थे लोग। रोचक लोग होते थे, उन्हें रुचि होती थी इन चीज़ों में। वो चाहते थे कि देखें कि कैसे पहाड़ हैं, कैसी नदियां हैं, वो मतलब हर चीज़ को जानना चाहते थे। वो लोग यात्रा किया करते थे। अब देश के नाम की हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत है वो भारत क्यों है, इंडिया क्यों है। देखिए अपने देश के लिए प्राय इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा भारत का। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी। उस नदी से इसका अर्थ लिया जाता है, इंडस से। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाते हैं। देखिए एटलस में क्या, जैसे ये मान लीजिए भारत है यहाँ, तो इस भारत के इस तरफ ईरान और क्या है? इराक है, यूनान है। यूनान इस तरफ है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से, तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो गया ना, ये इन दोनों के बीच की जगह। इधर से क्या होता है, ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, आए थे ये लोग और इन्होंने हिंदोस कहा सिंधु को, या इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब इसके पूर्व में जो ये प्रदेश था, यानी ऐसे सिंधु नदी के इस तरफ जो पूर्व की ओर प्रदेश था, उसे क्या कहा इन्होंने? इंडिया कहा। समझ गए बात को? इस प्रकार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान की इंडिया पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत जो नाम है वो क्या किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद है इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है कि भरत नाम की एक जाति हुआ करती थी, और जाति के समूह के लोग हुआ करते थे, उन्हें भरत कहा जाता था। बाद में इसका नाम एक प्रदेश के लिए भी पड़ गया था, जैसे कि उस क्षेत्र के लोग क्या हैं, जहाँ भरत रहते हैं वहाँ भारत है। समझ गए बात? देखिए इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। देखिए दोस्तों, ये जो पांडुलिपि है ये प्राचीन काल में बनाई जाती थी। वो बुर्ज पेड़ की छाल होती थी, उससे बनती थी। किससे? बुर्ज पेड़ के। ये भी याद रखने वाली बात है कि किस पेड़ की छाल से बनती थी? बुर्ज पेड़ की छाल से। इसका क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था।
पांडुलिपियाँ बहुत पुराने समय में लिखी गई हैं, हजारों वर्ष पूर्व की हैं ये। और किताब बनाने के लिए ताड़ के जो पत्ते होते थे उन्हें काट कर उससे बांध दिया जाता था। जो इस किताब को बनाने के लिए पृष्ठों के लिए तो कर लिया जाता था ब्रुज की छाल का प्रयोग, और ताड़ वृक्ष की क्या कर लेते थे, ताड़ वृक्ष से क्या उसके पत्तों को काटकर उसका कवर बना लेते थे। इस प्रकार ये पुस्तकें बना करती थी। और प्राचीन काल ऋग्वेद के समय या उससे बाद थोड़ा समय रहा, उस समय ये जो पांडुलिपियाँ बनी वो या तो मंदिरों में रखी गई हैं या राजाश्रय में थी। किसमें थी? राजाश्रय से अर्थ है राजाओं के आश्रय में थी। और इनमें जैसे कि प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई हैं, तो इनमें जैसे दीमक लग जाना या ऐसे करके ये नष्ट भी बहुत हो गई। कोई बहुत कुछ बची हैं, बाकी है नहीं अभी पांडुलिपियाँ। इस प्रकार ये नष्ट हो गई। अगली बात करते हैं, इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है वो है अभिलेख। अभिलेख का नाम आपने सुना है? अशोक के समय का एक अभिलेख का मैं यहाँ चित्र दिखा रहा हूँ आपको। ये अशोक के समय का अभिलेख है और ये 2250 वर्ष पुराना है। इस अभिलेख को वर्तमान में कंधार में ये स्थित है और इस अभिलेख पे अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है। क्या किया गया है? अशोक का नाम। इसमें कुछ लिपि अक्षर संकेत बने हुए हैं जिन्हें पढ़ने के लिए हमारे जो इतिहासकार हैं वो अपने तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। इस अभिलेख पर जो भाषा है वो यूनानी और अरामेइक लिपि है। ये जो लिपि है वो कौन सी है? यूनानी और अरामेइक लिपि है, जो दो अलग अलग लिपियां हैं। इस अभिलेख से भी क्या होता है कि ये जाना जाता है कि उस समय का क्या कौन शासक था। अक्सर अभिलेख राजा अपनी विजय के उपलक्ष्य में निकालते थे या फिर कोई बड़ी घोषणा होती थी उसके लिए निकालते। आगे अब देखिए, इतिहास को जानने का एक और स्रोत मृद्भांड है। ये जो मृद्भांड है ये रहा, इसे क्या कहते हैं? मृद्भांड। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। इस समय कुछ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। इस तरीके के चांदी के सिक्के हुआ करते थे, आज की तरह ये गोल गोल नहीं, बिल्कुल कोई सही इनका स्वरूप नहीं हुआ करता था। इस प्रकार ये सिक्के होते थे। हालांकि मिट्टी के सिक्के भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये देखिए बाएं एक नगर में प्राप्त हुए हैं कुछ ये चीज़ें। इस तरह के पात्रों का प्रयोग वहाँ किया जाता था। 4700 वर्ष पूर्व का होता था ये पुराना चांदी का सिक्का है। ये जो है आज के सिक्कों से तो बिल्कुल अलग ही है ये। अब यहाँ है महत्वपूर्ण बात, तिथियों का मतलब। उस समय जो तिथियां होती थी उसका मतलब क्या है? देखिए आपने सुना होगा ना एक कि ईसा पूर्व, है ना? वो ईसा पूर्व तिथियां क्या हैं वो आपको मैं बता दूं। इतिहास में होता क्या है कि तिथि को लिखने के लिए यूं मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ यहाँ, ये 0 पे ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया गया। इससे पूर्व जो था उसे माना गया BC। इसे कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या माना गया? BC, बिफोर क्राइस्ट। और इसे कहा गया जैसे 100 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, या मैं इसे ईसा पूर्व भी कह दूं। आगे जो रहा उसे कहा गया AD, अर्थात एनो डोमिन। क्या कहा गया? एनो डोमिनी। ये था आपका जो जैसे कि 1000 ईस्वी या फिर 2021, ये सब क्या है? एनो डोमिनी। इसमें एक खास बात यह है कि एक ये लिख देते हैं इसको CE। CE का मतलब होगा कॉमन एरा। AD को लिख देते हैं CE, कॉमन एरा। जब से लोग समझने लग गए वो कॉमन एरा है। BCE का मतलब आपको बताऊं बिफोर कॉमन एरा। ये कॉमन एरा है 0 के बाद का, जब से लोग समझ गए। और ये है BC
यानी इस कॉमन एरा के पहले, बिफोर कॉमन एरा। इस प्रकार इसका प्रयोग तिथियों का किया जाने लगा। आगे इस तिथि के बारे के बाद बात करते हैं अपन कि मिस्र के उत्तर तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है। उत्कीर्ण मतलब उकेरा हुआ, जिस पर एक लेख 3 भिन्न भाषाओं यानी लिपियों में लिखा हुआ है। यूनानी और मिस्र की 2 अन्य प्रकार की लिपियां हैं। विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम छोटे फ्रेम में लिखे गए हैं। राजा और रानी के नाम क्या किए गए हैं? छोटे फ्रेम में लिखे गए हैं, जिन्हें कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारतूस। बात कभी आ जाए कि कारतूस किसे कहते थे प्राचीन इतिहास में, तो कारतूस कहा जाता था जिसमें किसी के नाम का विवरण छोटे अक्षरों में कर दिया जाता था। अब होता क्या था, देखिए, हर एक वर्ण का एक चित्र हुआ करता था, संकेत जिसे कहते हैं। इन्हें वर्ण संकेत कहेंगे हम। वर्ण का संकेत हुआ करता था। जैसे इसका संकेत ये है, इसका ये, शेर का एल। इसी प्रकार ये वर्णों के क्या होते थे? संकेत हुआ करते थे। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं अभी, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बता दूं आपको। जैसे कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व हो गया था। ईसा पूर्व का मतलब क्या कहेंगे आप? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, या फिर कहेंगे इसे आप ईसा पूर्व, या बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, ये 4700 ईसा पूर्व है। गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व हो गया था। ये समझ गए बात। अब वर्तमान जो समय है वो आप जान रहे हैं। ये अभिलेख का एक उदाहरण और आपको दिखा दिया मैंने। ये देखिए, ये इनको क्या कर रखा है, एक एक का सिंबल बना रखा है। जैसे एक वर्ण ये, इसका ये आई का ये होता है, इस लोइन का एल होता है, एगल ए होता है। इस प्रकार ये क्या थे? वर्ण चिन्ह व्यवस्था थी। वर्ण चिन्ह हुआ करते थे, उससे लोग समझ जाया करते थे। तो ये था आपका चैप्टर 1 क्लास 6। मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।